मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पे बात कर रहे हैं। वो है भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान क्या है। संविधान एक बहुत आपका वह दस्तावेज है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने की आपका तरीकों को है वो बताया जाता है। पहला चीज आती है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। Why does a country need a constitution? देखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान की आवश्यकता है देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। देखिए, कई देश हैं जिनके पास क्या संविधान है, क्या वो देश लोकतांत्रिक है? ये आपको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो देश लोकतांत्रिक ही होंगे। देखिए, संविधान है वो एक कानून का दस्तावेज होता है, चाहे वहाँ लोकतांत्रिक देश हो चाहे वो आपके लोकतांत्रिक देश। सभी देशों में संविधान होता है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में है लोगों की भावना, लोगों की आकांक्षाओं और लोगों की इच्छाओं के अनुरूप है वो संविधान आपका निर्मित किया जाता है। तो पहली चीज है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखिए, सबसे पहला है उसकी आवश्यकता है कि यह लोकतंत्र के आदर्शों को लिपिबद्ध करता है। आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। अर्थात ये क्रिकेट के या आपका किसी खेल के नियम की तरह है। यदि नियमों में चेंज किया जाता है तो खेल का स्वरूप ही आपका बदल जाता है। पहली चीज है कि वो आदर्श क्या होंगे, लोगों के अधिकार क्या होंगे, सरकार के अधिकार क्या होंगे, सरकार किस तरह से आपका कार्य करेगी, उनके मुद्दे हैं वो क्या होंगे। अर्थात लोग अपनी इच्छाओं और सपनों के अनुसार है संविधान की रचना करते हैं। जैसे भारत में 1934 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने है संविधान सभा के गठन की मांग की। कांग्रेस ने 1934 में कहा कि एक संविधान सभा और भारत में 1946 में संविधान सभा बनाएंगे। और इसने संविधान सभा में जो 300 लोग थे लगभग 3 वर्षों तक कार्य किया। और कार्य करने के बाद क्योंकि हमें 150 वर्षों की जो गुलामी झेली थी, उस गुलामी में हमने क्या क्या जो हमारे अच्छे और बुरे जो अनुभव थे उन अनुभवों को समेटा और उसके बाद एक हमने संविधान का ढांचा तैयार किया कि हमारे क्या आदर्श होंगे, हम किस तरह से कार्य करेंगे। कई बार संविधान में परिवर्तन भी करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। जैसे कि नेपाल में पहले राजशाही थी, बाद में जन भावनाओं के अनुरूप और साथ ही साथ है बाह्य मामलों के अनुरूप है उसमें संशोधन करना पड़ा और वहां पर है एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है आपकी स्थापित करनी पड़ी। फिर है जरूरत क्यों है कि आपका नेक्स्ट होता है राजनीतिक व्यवस्था को आपको तय करता है संविधान। राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह से है कि हमारे शासन की जो बागडोर है किसके पास होगी। जैसे नेपाल में पहले राजा के पास, उसके मंत्री पास है, लेकिन भारतीय संविधान में जैसे शासन की बागडोर है पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद में होगी, जो कि सरकार का प्रमुख होगा और देश का प्रमुख है, राज्य का प्रमुख है, स्टेट ऑफ द हेड है ये आपका जो राष्ट्रपति होंगे। इस तरह से है। दूसरी तरफ है कि यहाँ पर है आपका कि राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से कि जो उनका सरकार का चुनाव है कैसे किया जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार एडल्ट यूनिवर्सल
आपके उसके आधार पर किया जाएगा। साथ ही साथ है यहाँ पर है कि जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव है आपका नहीं किया जाएगा। ये सारा ही हमारा किसमें होता है? ये सारा ही हमारा किसमें होता है? संविधान में होता है। फिर है बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यकों पर कोई आधिपत्य है वो आपका नहीं जमा सकते। कोई एक आपका प्रभावशाली जो समाज है या प्रभुत्वशाली जाति है या प्रभुत्वशाली आपकी कोई धर्म है, किसी अन्य अल्पसंख्यक जाति, धर्म, वर्ग पर है कोई अपना प्रभाव है वो स्थापित नहीं कर सके। ये सारी व्यवस्था है वो किसमें आपकी स्थापित की जाती है? आपके संविधान में है वो आपकी तय की जाती है। फिर है नेक्स्ट है कि संविधान है हमको खुद को अपने आप से बचाता है। खुद को अपने आप से बचाता है। अब आप कहेंगे कैसे अपने आप को बचाता है? हम कई बार जहां सरकार मेजोरिटी में अधिक होती है तो हम बहुत सारे संशोधन करने लगते हैं, और जब संशोधन करने लगते हैं तो हम मूल ढांचे को है परिवर्तित करने की सोचते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर सरकार के जब 3 अंग होते हैं, आपकी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात एग्जीक्यूटिव, आपका लेजिस्लेचर और आपकी जुडिशरी। यदि आप ऐसे कोई नियम विनियम बनाते हैं तो न्यायपालिका है उसको असंवैधानिक घोषित कर देती है। जैसे कि शुरुआत में है हम प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की है बातें करते, लेकिन बाद में है केशवानंद भारती बाद में है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा है वो संविधान का बेसिक भाग है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात आप चाह करके भी आप उसमें अधिक दुरुपयोग है वो आपका नहीं कर सकते हैं। ये अर्थात दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है वो हमारा क्या देता है? हमारा संविधान देता है। जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, यदि सरकार मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है या कोई और अन्य कारणों से होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसमें रिट दायर की जा सकती है और उनका बचाव है वो आपका संरक्षण किया जा सकता है। अर्थात संविधान है खुद को अपने आप से बचाने का एक अधिक आपका हथियार है वो आपका प्रदान करता है। ये था। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है या मुख्य विशेषताएं क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। भारतीय संविधान के लक्षण या विशेषताएं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। फीचर्स हमारे संविधान के लक्षण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली विशेषता है कि संघवाद, फेडरलिज्म। कि संघवाद है क्या है उस पर हम बात करते हैं। संघवाद देखिए संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है? वह सरकार जहां सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हो, 2 या 2 से अधिक स्तर हो। अर्थात
एक देश की सरकार हो और तथा राज्यों में है आपकी राज्य सरकारें हो। ये क्या है? आपका संघवाद है। दूसरी चीज है, इसमें संविधान में राज्यों के लिए अलग आपकी जो अधिकार दिए होते हैं और आपको केंद्र के लिए आपको अलग अधिकार है आपके दिए होते हैं। एक दूसरे की शक्तियों को एक दूसरा है वो ओवरलैप है आपका नहीं कर सके। क्यों? मान लीजिए देश की राजधानी है, क्या है आपका? दिल्ली है। दिल्ली में कुछ चंद लोग, और चंद लोग की हम बात करें कि सरकार चलाने वाले हैं 80 लोग होते हैं, उसमें कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं 20 से 25 होते हैं। अर्थात पूरे देश का शासन व्यवस्था है वो ही लोग ना चलाएं, राज्य अपने मामले में है आपके स्वतंत्र हों, तभी उसको आपका क्या कहा जाता है? आपका संघवाद कहा जाता है, जो कि हमारे संविधान की मूल भावना है, जो कि केशवानंद भारती बाद में भी और आपका जो इसको संघवाद को है संविधान की मूल आदर्श या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका कहा गया। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखिए, देश में है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जहां सरकार के 3 अंग होते हैं, अर्थात सरकार, सबसे पहले है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जुडिशरी। संसदीय प्रणाली किस तरह से है कि यहाँ संसद है सर्वोच्च होती है, साथ ही साथ है संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया जाता है। दूसरी चीज है, और इसके द्वारा जो बनाए गए नियमों का संचालन कौन करती है? कार्यपालिका, हमारा जो सरकार करती है। दूसरी चीज है, इसकी नियुक्ति है, न्यायपालिका की नियुक्ति है कार्यपालिका करती है, लेकिन इसके द्वारा बनाए गए कोई नियम है यदि असंवैधानिक होता है तो न्यायपालिका है उसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो आपकी घोषित करती है। अर्थात यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है अपनाई गई है, जो कि कहाँ से ली गई है? आपकी ब्रिटेन से है वो आपकी ली गई है। दूसरी चीज और है कि यह आपकी प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, जिसमें प्रतिनिधित्व के आधार पर है, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था को है आपका अपनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए, शक्तियों का बंटवारा संविधान में है, शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, अर्थात संविधान का अनुच्छेद है एक आर्टिकल 50, जिसमें शक्तियों का बंटवारा कि कार्यपालिका की शक्ति क्या होंगी, हमारी व्यवस्थापिका की साल आपकी सरकार के का 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
शक्तियों का बंटवारा है कि कार्यपालिका की शक्ति क्या होंगी, व्यवस्थापिका की सरकार आपकी जो शक्तियां क्या होंगी, और न्यायपालिका की शक्तियां क्या होंगी, और वो अपने अपने क्षेत्र में रहकर के कार्य करेंगे। इसी तरह से है केंद्र राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। ये तो हुआ आपके सरकार के अंगों में, और सरकार के अंग 3 होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर है आपका सरकार का वर्टिकल जो आपका स्ट्रक्चर है, सरकार के स्तरों में विभाजन, जिसमें केंद्र व राज्य को शक्ति है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची इसी से संबंधित है कि केंद्र है, केंद्र सरकार कौन कौन से आपकी शक्तियों का उपयोग करेगी, अर्थात जैसे डिफेंस का मामला है, रक्षा का मामला है, हमारा करेंसी का मैटर है, हमारा सीमा की सुरक्षा संबंधी कोई मामला है, दूरसंचार का मामला है, वो कौन देखेगा, केंद्र सरकार देखेगी। दूसरा है राज्य सरकार को, जैसे पुलिस प्रशासन है, व्यापार है, आपको उसको कौन देखेगी, राज्य सरकार। और तीसरा है, अर्थात पहले को कहते हैं हम संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा है, वन है, अर्थात जहां दोनों के द्वारा बनाए गए नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि दोनों ने नियम बनाए हैं तो केंद्र का बनाएगा नियम है वो आपका लागू होता है। ये समवर्ती सूची, अर्थात शक्तियों का बंटवारा है, संविधान में स्पष्ट रूप से आपका किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, इन सभी का बंटवारा है आपका संविधान में किया जाता है। नेक्स्ट हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ है आपका मौलिक अधिकार। देखिए भारतीय संविधान के पार्ट 3 अर्थात भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का प्रावधान है कि हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं। कोई ऐसी सरकार ना हो जाए कि जो इतनी अधिक शक्तिशाली हो, जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, अर्थात हमारे जब हम स्वतंत्र हुए, क्योंकि हमने विदेशी दासता को झेला और विदेशी दासता में हमने देखा कि हमारे कितने सारे अधिकारों का हनन होता है, तो हर कोई ये चाहता था कि हमारे अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। और अधिकारों की गारंटी कब होगी, जब हम उन अधिकारों को लिखित रूप में दिए जाए, और लिखित रूप में नहीं, यदि इनका उल्लंघन होता है तो इनको कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो इनकी रक्षा कर सके। और उसके लिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, 32 में, व हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में है उनको परिभाषित किया गया। क्यों? लोगों को पहले से आशंका थी कि भाई हमें ऐसे अधिकार होने चाहिए। दूसरी चीज अम्बेडकर ने भी कहा कि भाई मौलिक अधिकारों को एक तो है हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही है हमारा, जो कि हर कोई व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है, अर्थात एक आम नागरिक भी है अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। वो हमें शक्ति कौन देता है? हमें मौलिक अधिकार देता है। अब मौलिक अधिकार में कौन कौन से आते हैं? हमारे कई मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार,
राइट टू इक्वलिटी। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी लिंग का हो, मेल हो फीमेल हो, किसी क्षेत्र विशेष में रहता हो, कानून के समक्ष सभी समान हैं। यदि एक व्यक्ति को, राष्ट्रपति को, मान लीजिए किसी का मर्डर करने में है, जो सजा है राष्ट्रपति को मिलेगी वही एक आम नागरिक को। ऐसा नहीं है कि आम नागरिक को अलग होगा, उसके लिए अलग होगा। समानता का है नियोजन में आपका, कि आप कोई नौकरी निकलती है तो उसमें सभी व्यक्ति हैं आपका अप्लाई कर सकते हैं, और जो उसमें अधिक मार्क्स लेता है तो उसको आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये समानता का अधिकार है, वो जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरा है, पहला हुआ आपका समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। देखिए, स्वतंत्रता, संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है कि लोग अभिव्यक्ति हम कैसे भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, भाषण की स्वतंत्रता, कोई हम संघ बना सकते हैं, यूनियन बनाने की, सम्मेलन करने की, देश में कहीं भी जा सकते हैं अर्थात आवागमन की, और किसी भाग में बसने की। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, हमारे संविधान में दिया गया है। अर्थात ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को जो कहीं अलग स्टेट में आता है तो वहाँ कोई रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो हमारा संविधान में स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। दूसरी चीज़ है, कोई भी आपका सम्मेलन कर सकता है, कोई भाषण है आपका दे सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ है हमारे किस में है, हमारे संविधान में है, जो कि देखिए समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के बीच में है। उसके बाद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन। देखिए, शोषण के विरुद्ध किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। जैसे 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को है रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता है, किसी से है बलपूर्वक है वो आपका श्रम है वो नहीं कराया जा सकता है। वो हमारा किस में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23-24 में है। अर्थात किसी व्यक्ति का शोषण है वो आपका नहीं किया जाए। यदि कोई किया जाता है, जैसे पहले बेगार प्रथा थी, हमने सब किस लिए कर पाए कि हम पहले इन सारी दर्दों को है झेल चुके थे। फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अर्थात हमें किसी धर्म को मानने की, अपनाने की, अपने धर्म का विस्तार करने की, प्रचार करने की है स्वतंत्रता है हमारे संविधान में आपको दी गई है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपका।
सामाजिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता। सोशल एंड कल्चरल फ्रीडम। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति बचाने का, संस्कृति का प्रसार करने का, आपका जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यक संस्थाओं का विकास करने का, अपनी शिक्षा देने का अधिकार है हमारा। किसमें है? हमारे मौलिक अधिकारों में। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और यदि हाई कोर्ट में है आर्टिकल 226 के तहत हैं, इनकी रक्षा की जा सकती है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। और एक हमारा मेजर पॉइंट और बच जाता है, जो हमारा मेन की जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल की फीचर्स है, उसमें है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। पांचवा है धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता क्या है? देखिए, धर्म से कोई निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य से यहाँ तात्पर्य है देश से। ध्यान रखिएगा, संविधान में हम राज्य देश को कहा जाता है। तो राज्य से तात्पर्य है आपका, धर्मनिरपेक्षता तात्पर्य है कि देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, अर्थात देश किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों को है समान आपका बराबरी का है दर्जा देगा। अर्थात देश है किसी एक धर्म को है वो संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। अब देखिए भारत में है, क्योंकि भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सभी लोग हैं, उन सभी धर्मों का समान संरक्षण है देश के संविधान के तहत किया जाता है। देश का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, जैसे पाकिस्तान का है इस्लाम धर्म है, ईरान इराक का है, ऐसे भारत का कोई एक धर्म नहीं है। क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, सेकुलरिज्म से तात्पर्य है कि देश किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। वो होता है हमारा धर्मनिरपेक्षता, जिसके लिए एक शब्द और आता है जिसे हम कह देते हैं पंथ निरपेक्षता। ये था आपका हमारा संविधान के जो क्या क्या विशेषता हैं, लक्षण हैं। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कोई भी सुझाव हो आप हमें ज़रूर बताइएगा, वो कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके भेजिएगा, हम ज़रूर उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।